गुड इवनिंग एवरीवन। बात कम कीजिएगा, काम की बात ज़्यादा। हाँ, याद आ गया। क्या काम कर रहे थे? आइडिया है थोड़ा बहुत। चलिए तो कल के लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं आज। ठीक है। कल हम लोग आखिरी जो टॉपिक पढ़े थे, क्या पढ़े थे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन ना। हाइड्रोकार्बन को अलग अलग तरीके से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तीन चार हमने दिया था नामकरण करने के लिए, सिंपल नेमिंग लिखने के लिए। अभी लिख रहे हैं क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला नाम लिखना था मेरे को। हाँ, सबका नाम लिखे हुए। कितने लोग करके आए हैं? खाए भाई आदित्य? ये है तो हाथ ऐसे हल्का से उठाए थे। सब लोग कर लिया है। कितने लोग क्लास में आके किए हैं? क्लास में आके? अरे भाई, बड़ा जल्दी याद नहीं आया था होमवर्क के लिए। हाँ, बहुत समझदारी वाला काम करते हैं। इनाम वगैरह दिया जाए इनको। चप्पल का जो माला होता है वो पहना जाए इनको। चलिए जगह आगे बात करते हैं हम लोग। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन तक क्लियर है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी क्लियर है। थोड़ा सा चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करते हैं। होमोलोगस और फंक्शनल ग्रुप जैसे टर्म को भी समझते हैं। और फिर जो मेरा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नोमेनक्लेचर, उसके तरफ बढ़ेंगे। ठीक है। बाकी अगर देखिएगा सीक्वेंस वाइज में अगर कोई टर्म छूट जाएगा एनसीईआरटी के हिसाब से तो बोलिएगा। ठीक है। ऐसे हम अपने तरफ से क्योंकि सीक्वेंस याद नहीं रहता ना किस सीक्वेंस में चलना है लोगों को, तो अपने हिसाब से जैसे जैसे पकड़ बनते जाती है, जैसे जैसे बेस बनाते चलते चलते हैं। तो अगर कोई टर्म या कोई टॉपिक छूट जाता है तो उसको बताइएगा। मेरे हिसाब से रिप्रेजेंटेशन के बाद होमोलोगस सीखना चाहिए, क्योंकि अब हम हर तरह के मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला को समझ पाते हैं। तो होमोलोगस सीखने से पहले भी अगर आप बोले तो कि सर फंक्शनल ग्रुप सीख ले तो भी सही बात है। क्या सीख ले? फंक्शनल ग्रुप। तो चलिए कल फंक्शनल ग्रुप की हम बातचीत करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। फंक्शनल ग्रुप की बातचीत करते हैं क्या? ठीक है, फंक्शनल ग्रुप की बातचीत करते हैं। किसी को आइडिया है कुछ फंक्शनल ग्रुप के बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में आइडिया? चैप्टर चल रहा है कितने लोगों के स्कूल में चल रहा है? ये चला है, स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। स्टार्ट हो गया? सबके स्कूल में स्टार्ट है? तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ कोई आइडिया नहीं है फंक्शनल ग्रुप के बारे में? अच्छा, प्रीफिक्स सफिक्स कितने लोगों को समझ में आता है? प्रीफिक्स और सफिक्स शायद हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं क्या? हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय समझते हैं। तो ऐसे बोलते थे ना। प्रत्यय मतलब क्या बोलते थे? जो शब्द के आखिरी में जोड़कर शब्द का अर्थ बदल दे, उसको प्रत्यय बोलते थे। अंग्रेजी में सफिक्स बोलेंगे। अरे सही बोल रहे हैं भाई। आप सोच रहे हैं अंग्रेजी, हिंदी या केमिस्ट्री? केमिस्ट्री जोड़ेंगे इससे। मतलब एक्चुअली कहता है कि आप जितने भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ के आए हो, उसमें अगर आप एक ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम को उसमें ऐड करते हो, क्या करते हो? ऐड करते हो किसी जगह पे एक हाइड्रोजन को हटाकर। किसी भी हाइड्रोकार्बन में, किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर अदर एटम कंबाइंड करना है तो सब्स्टिट्यूट किसके बदले करते हैं? हाइड्रोजन के बदले। कल देखे थे मीथेन से मिथाइल बनाने के लिए भी क्या किए थे? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिए थे। क्या कर लिए थे? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिए थे। तो हम उसी तरीके से कह रहे हैं कि सर किसी भी हाइड्रोकार्बन में अगर कोई एक ऐसा एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कोई एक सिंगल एटम जोड़ दे या फिर कोई ग्रुप ऑफ एटम जोड़ दे जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाए, जो उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाए, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ध्यान सुनिएगा, हम कह रहे हैं क्या? हम कह रहे हैं कोई आपके पास सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। उसके एक बॉन्ड को फ्री करेंगे तभी तो किसी को कनेक्ट करेंगे। फ्री कौन से बॉन्ड को करते हैं? जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है। कौन से बॉन्ड को फ्री करते हैं? जो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है। फ्री किए, उसकी जगह पे हमने कोई एक ऐसा एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को कंबाइंड किए जो कि इस पूरे कंपाउंड के प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल था। उसको कहते हैं क्या भाई? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है।
तो क्या भी बोलते हैं, अ ग्रुप ऑफ एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम, एटम कनेक्टेड या फिर सब्स्टिट्यूटेड टू अ हाइड्रोकार्बन, टू अ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन that is that is responsible, that is responsible for the properties of, properties of कंपाउंड, उस कंपाउंड के लिए उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होगा। ठीक है, आपने कहा था ना भाई शब्द के अंत में कोई चीज जोड़ के शब्द का अर्थ बदल दिए। तो सैचुरेट, ये हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने एक ग्रुप ऑफ एटम को जोड़ के उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल दी है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल दी है, समझ रहे? जैसे देखिए ना, इसका नाम क्या था भाई, C2H6, क्या नाम था इसका, C2H6 क्या नाम था? अरे नहीं दिख रहा था, आगे आ जाओ ना भाई, उतना लास्ट बेंच क्यों चल गया? एक हीरो के जस्ट थर्ड बेंच तो खाली है ना। C2H6 के बाद क्या लिखा हुआ है, क्या है, किसका फॉर्मूला है ये? इथेन, किसका भाई? इथेन। इतना सोच के क्यों बोल रहे हो, पहली बार देख रहा है क्या स्ट्रक्चर भाई? हम क्या किए भाई, इसको एक एक बॉन्ड फ्री कर दिए। अब इसका नाम क्या बन जाता है भाई? इथाइल। वेरी गुड, क्या नाम बन जाता है इसका? इथाइल। अब कह रहे जिस बॉन्ड को हमने फ्री किया है ना, उसकी जगह पे हमने एक OH ग्रुप जोड़ दिया। कौन सा ग्रुप जोड़ दिया? OH ग्रुप। अब इसका नाम बन जाता है इथेनॉल। क्या नाम बन जाता है? इथेनॉल। और ये एक अल्कोहलिक सब्सटेंस है, मतलब वो अल्कोहल है। इसका मतलब क्या किया भाई, हमने एक इसमें OH जोड़ा। क्या जोड़ा? OH। अब ये OH जो है रिस्पॉन्सिबल हो गया इस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए, पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए। तो एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम, एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ऐड करते हैं, तो उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टी के लिए जिम्मेदार होता है। मतलब इस फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग ही प्रॉपर्टी, इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिफाइन की जाती है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, वैसे ही देखिए, CH4 था ना, मिथेन, सुने? CH3 क्या है? मिथेन। सॉरी, CH4 क्या है? मिथेन था ना भाई। एक बॉन्ड हमने फ्री कर दिया, तो क्या बन गया भाई? CH3। इसका नाम क्या बोल देंगे भाई? मिथाइल। क्या बोल देंगे भाई? मिथाइल। अब क्या कर रहे हैं, इसी इसमें हम क्या कर दिए, जो बॉन्ड फ्री किए थे उसमें हमने COOH को जोड़ दिए, जोड़ दिए COOH का। तो इसका नाम जानते हैं क्या होता है? दो कार्बन के लिए क्या बोलते हैं भाई? ऐसा नहीं बोलेंगे एक ही कार्बन है। अब चेन में कितने कार्बन हो गए? दो। कितने हो गए? दो। और ये कार्बोजेलिक एसिड का शॉर्ट में लिखते हैं इथेनोइक। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनोइक एसिड। अभी क्या था भाई, ये मिथेन था, इसमें एक COOH को जोड़ दिए, एक हमने फंक्शनल ग्रुप जोड़ा, और ये क्या बन गया भाई? इथेनोइक एसिड बन गया। वही जो लोग बोलते हैं ना एसिटिक एसिड, सुने हो? किसमें पाया जाता है भाई? एसिटिक एसिड किसमें पाया जाता है? विनेगर में। क्लियर है ना? विनेगर में कैसे पाया जाता है? एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का ही केमिकल नेम हो गया ना ये, इथेनोइक एसिड। और ये तो कॉमन नेम होता है ना भाई, ये केमिकल नेम हो गया। और देखो ये फॉर्मूला होता है। तो पहले तो ये क्या था भाई? मिथेन। और हम इसमें एक ग्रुप ऑफ एटम लगाए ना भाई, देखो ये ग्रुप ऑफ एटम, ये मिथेन गैस था, अब ये एक एसिड बन गया। मिथेन गैस पढ़े हो, CH4। अब ये ग्रुप ऑफ एटम लगाने की वजह से ये क्या बन गया? एक तरह का एसिड बन गया, ऑर्गेनिक एसिड बन गया। क्योंकि है तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, है तो सारे क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो एसिड बनेगा कैसा बनेगा? ऑर्गेनिक एसिड। तो आप देख रहे हैं एक ग्रुप ऑफ एटम लगाने की वजह से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल गया। तो हम वही लिख रहे हैं कि वो रेस्पॉन्सिबल है, मतलब जिम्मेदार है। कौन भाई? फंक्शनल ग्रुप, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिसाइड करने के लिए। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं। किसका? जैसे मतलब? हाँ, फंक्शनल ग्रुप बदलना है कि कोई कंप्यूटरनोइक एसिड।
हाँ बिल्कुल। हाँ तो देखिए प्रोपेन पकड़ लेते हैं ना, C3H8 हो जाएगा, हो जाएगा। इसका क्या नाम बोलेंगे भाई? प्रोपेन बोलेंगे ना। क्या नाम बोल देंगे हम? प्रोपेन। C3, सॉरी C3, क्यों नहीं लिखा रहा भाई? C3H7 और एक बॉन्ड फ्री रखे हैं, क्या नाम बोलेंगे भाई इसका? प्रोपाइल बोलेंगे ना भाई। पहले तो एक बॉन्ड फ्री करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना हम, किसके प्लेस पे करते हैं? हाइड्रोजन की जगह पे। ठीक है, अब हम करेंगे भाई एक, हम कार्बोक्जिलिक एसिड को हम जोड़ रहे हैं इसमें, इस तरीके से। तब इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन यहाँ से, 1 कार्बन यहाँ से, तो चेन में कितने कार्बन दिखेंगे? 4। 4 के लिए नाम क्या लिखते हैं? ब्यूट, ब्यूटानोइक एसिड हो जाएगा ये। और इसको कंबाइन करके लिखने का मन है, ऐसे नहीं मन है तो कैसे लिखेंगे? C4H8O2, C4H8O2 ब्यूटानोइक एसिड का फॉर्मूला होता है। ये भी अगर कहीं कहीं लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, C2H4O2 एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। C2H4O2 किसका फॉर्मूला होता है? एसिटिक एसिड का। स्ट्रक्चर पर वैसे लिख लिए, कोई दिक्कत है? आप था रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो वो दिखाएंगे, क्लियर है? रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है क्या? कंफर्टेबल? आगे चले, देखिएगा। देखिएगा सबसे पहले एक हमारा कुछ फंक्शनल ग्रुप का नाम, यहाँ फंक्शनल ग्रुप की हम नाम लिखेंगे। ऐसा क्यों आता है? ये बहुत छोटा छोटा हमसे लिखा था, इस पे कंफर्टेबल नहीं होता है पेन। फंक्शनल ग्रुप हो गया यहाँ पे भाई, ठीक है। यहाँ पे इसके सिंबल्स हो गए जो हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में जनरली। और यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? स्ट्रक्चर। क्या लिख लेते हैं भाई? स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम लिखे भाई अल्कोहल। क्या लिख लिए? अल्कोहल। सिंबल इसके लिए लगाते हैं नाम में OL। क्या लगाते हैं भाई? OL। इथेनॉल में OL देखे थे लास्ट में चिपका था, ठीक है। इसके लिए क्या लगाते हैं? सिंबल OL। स्ट्रक्चर किसका होता है? OH ना, सिंपल। सिंपल क्या बनेगा? OH। स्ट्रक्चर दिखाना क्या है भाई? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, देखो ये दिख रहा है। हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड ऐसे भी नहीं दिखाते हैं, तो OH डायरेक्ट लिख दिए, कोई दिक्कत? क्लियर है? ये सिंपल बन गया OH। अल्कोहल के बाद हम बात करते हैं किसकी? अल्डिहाइड। किसकी भाई? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड को भाई लास्ट में AL लगाते हैं। अब देखिएगा, ऐसे सिखाने के लिए हम यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं, या फिर इसमें हम बहुत ज़्यादा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं भाई? क्योंकि भाई अब इसमें कहीं कहीं OL में ऑक्सी भी लगता है। OL को क्या बोलते हैं? ऑक्सी लगता है सारा स्टार्टिंग में, ठीक है। मतलब एक आता है ना, जब हम नामकरण करते हैं ना, तो कभी कभी कार्बन को इंक्लूड करते, कभी कभी कार्बन को इंक्लूड नहीं करते। तो जब चेन में कार्बन इंक्लूडेड रहेगा तो सिंबल कुछ और, चेन में जब कार्बन इंक्लूडेड नहीं रहेगा तो नाम नेमिंग कुछ और। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? जब नामकरण करते हैं हम लोग, ठीक है, उसको भूल ही जाइए, नहीं करते नामकरण भाई, ठीक है। आधा लोग के चेहरे पे इतना बढ़िया एक्सप्रेशन दिख रहा है। अभी कुछ नहीं सीख रहे, फंक्शनल ग्रुप सीख रहे हैं। एक समय पर जब फंक्शनल नेमिंग करना शुरू कर देंगे ना, बेसिक वाले, फिर थोड़ा कंफ्यूज करने में मजा आएगा। अभी तो ऐसे लोग सुन रहे हैं जैसे क्या ही बोल रहे हैं हम, ठीक है भाई। ये फंक्शनल ग्रुप का नाम है, ये सिंबल और ये स्ट्रक्चर है, सिंपल। फंक्शनल ग्रुप होता क्या है? क्लियर है? क्लियर है ना? हम दिखाएं प्रॉपर्टी बदल के भाई, ठीक है, तो समझिएगा। अल्डिहाइड लिखे AL, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? CHO बोलते हैं, CHO। और अगर इसका बॉन्ड शो करना हो तो कैसे शो करेंगे सर? क्लियर है? CHO दिख रहा है, कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड फ्री है, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, अपना सब बॉन्ड बॉन्ड सेटिस्फाई किया हुआ है। चलिए क्लियर है? CHO इस तरीके से। फिर आता है कार्बोजेलिक एसिड, ये, ठीक है। इसके लिए लिखते हैं ओइक एसिड। अभी जो देख रहे थे ना, क्या लिखते हैं? ओइक एसिड लिख रहे थे ना, लास्ट में OIC लगा दे रहे थे, ठीक है। ओइक एसिड
कैसे बनाते हैं भाई, COOH, ये इसका भाई फॉर्मूला है। और इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो COO बॉन्ड OH। ध्यान से दो, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड क्लियर है, कार्बन का 2 बॉन्ड क्लियर है, दिख रहा है भाई। फिर मेरा आ गया भाई कीटोन, क्या आ गया, कीटोन। इसके लिए क्या लिखते हैं, 1। क्या लिखते हैं लास्ट में भाई, 1। क्या लिखते हैं, 1। और भाई देखो इसका सिंबल कैसे होता है, C डबल बॉन्ड O, ऐसे, या फिर सिंपली ऐसे लिख के आता है CO। अब समझने वाला समझदार। वो नहीं भाई, CO बोलते बस, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाते हुए आता है। तो देख लिया जाए कैसे करना। ये ऐसे लिखने के लिए तो कम से कम 10-12 होते हैं फंक्शनल ग्रुप, जानना 4 है मेन, 1-2 और जोड़ लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। शायद NO2 ना होता है, नाइट्रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रो। सब आ जाता है एक्चुअली, सब्स्टिट्यूएंट में जोड़ लेते हैं। तो पर जब ये सब प्रेजेंट नहीं आता तो यही फंक्शनल ग्रुप को तो ट्रीट कर लेते हैं। हाँ, सब सब्स्टिट्यूएंट में आ जाएंगे, वो सब सेकेंडरी सफिक्स में लिखा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर लिखते हैं, ये नहीं। अगर वैसे बोलिएगा तो पैरिटी ऑर्डर वाइज पहले बोलेंगे हम ये 4-5 मेन, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे किसका, हेलोजेंस का, उसके बाद लिखेंगे अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप भी सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम आते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल जो सीखे थे ना, ये भी एज ए सब्स्टिट्यूएंट होंगे, उनको भी लिखेंगे यहाँ पे। वो ऐसा क्यों सबको सब फंक्शनल ग्रुप में क्यों लिख देते हैं सर, क्यों लिख देते हैं, क्योंकि जब ये मेजर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, जब मेजर फंक्शनल ग्रुप हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो क्या कहते हैं, तो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है उसको वो ट्रीट किया जाता है एज अ फंक्शनल ग्रुप, एज अ फंक्शनल ग्रुप। भाई समझ में नहीं आता, सिंपल सी बात है ना। एक आप लोग पढ़ते होंगे ग्रामर में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, कितने लोग सुने, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सुने। देखिए अंग्रेजी हम तो पढ़ा रहे हैं, हमको अंग्रेजी ही नहीं आता जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब नहीं सुना है, कोई बात नहीं, अंग्रेजी मेरी जैसी होगी। जरूरी होता है, अब हर एक भी विषय का सब सब्जेक्ट अच्छा हो जाए तो सब विद्वान नहीं कहलाएगा यार, फिर गूगल का आवश्यकता थोड़ी ना रहेगा। अच्छा वो नहीं, हमको कॉमन कॉमन बात भी नहीं पता था, ये लोगों को पढ़ाते पढ़ाते सीख गए। थोड़ी हम मुद्दे पे आते हैं। क्या है भाई, 2 वर्ड, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, अच्छा हाँ सुन लिए थे बस, होता है ना, मतलब रास्ता में मतलब शब्द चले, कहता है ना कि गाली देना सिखाया नहीं जाता है, रास्ते में सुन के सीख गए। होता क्या मतलब पता नहीं, तो वही सुन के सीख गए, सुने थे क्या था मतलब नहीं। अच्छा मेन वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, अरे भाई मेन वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं। अरे खुशबू नहीं, तुम बताओ भाई, हम मेन वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब तो सबको पता होता है ना जनरली, हम बताना ये चाह रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। मेन वर्ब को बोलते हैं एक्शन वर्ड, जितने भी एक्शन वर्ड होते हैं ना वो मेन वर्ब होते हैं, ठीक है ना। अरे रोना गाना धोना जो होता है ना भाई, रन वॉक मूव स्टडी वॉक, ये सब क्या होता है, मेन वर्ब। ईज एम आर वाज वर ही हैज हैव, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो हम कहते हैं भाई जिस सेंटेंस में मेन वर्ब प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एक्शन वर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ट्रीट किया जाता है एज अ मेन वर्ब। पीछे सुन क्या बोल रहे हैं, आई एम ए बॉय बोलेंगे तो क्या बिना वर्ब है, कोई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहता है किसी भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना कंपलसरी है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब उसमें नहीं है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, इस सेंटेंस इनकम्प्लीट कैसे है, ये तो एक सेंटेंस बता रहा ना भाई मीनिंगफुल, कि भाई सामने वाला बंदा बता रहा है मैं एक लड़का हूं, इसमें तो कोई एक्शन वर्ड है नहीं, तो एम ही एज अ ट्रीट किया जाएगा मेन वर्ब के रूप में। तो हम यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मेजर प्रायोरिटी के जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं अगर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको एज अ फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं, एज अ फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, वो फंक्शनल ग्रुप होते नहीं है। क्योंकि जब जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करेंगे तो जो एक्चुअल हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं इनको हम लोग लास्ट में लिखते हैं एज अ सफिक्स, पर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनको एज अ प्रीफिक्स मतलब स्टार्टिंग में लिखते हैं। मतलब जो मल्टीपल वर्न हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, हेलो ग्रुप हो गए,
वो सब एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करते हैं जब ये सारे मेजर ग्रुप मेरे पास नहीं होते हैं, ये सारे मेजर ग्रुप नहीं होते हैं तब, बट उनको लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स ही, लिखेंगे एज अ प्रीफिक्स ही। कभी कभी होता है कि सर मान लेते हैं दो मेजर वाले फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तब किसको सफिक्स में और किसको प्रीफिक्स में। ये तो कहना आसान नहीं हो गया मेरे लिए भाई कि जो मेन प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप है मेरे भाई, जो मेन प्रायोरिटी के फंक्शनल ग्रुप है मतलब जो मेजर फंक्शनल ग्रुप है उनको सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं, मतलब लास्ट में लगाते हैं, सिंपल सी बात है। जो सब्सुएंट हो गए और जो मतलब जो ब्रांच जिसको हम लोग बोलते हैं उसको एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये धीरे क्लियर होगा जब नामकरण करेंगे, जब कंपाउंड क्या करेंगे, नामकरण करेंगे तो क्लियर होगा मेरा, ठीक है। पर अब मेरा कहने का मतलब है सर कि अगर आपने कहा कि एक लोअर ऑर्डर और एक हायर ऑर्डर का प्रेजेंट रहेगा तो हायर ऑर्डर को सफिक्स में और इसको प्रीफिक्स में, कोई दिक्कत नहीं। पर जब दो हायर ऑर्डर एक साथ कंपाउंड में प्रेजेंट है तब क्या, जब दो हायर ऑर्डर के फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में एक साथ प्रेजेंट है, इस तरीके से देखना ना मेरे भाई। लिखने वाला किधर फेंक देते भाई हम, ऐसे इधर देखो भाई, ऐसे बोल रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक है, COOH। अब बताइएगा ये है तो कंपाउंड, इसमें कौन कौन दो मेजर फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं, कीटोन और कार्बोजेलिक एसिड। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा होती है, कार्बोजेलिक एसिड की, किसकी होती है, कार्बोजेलिक एसिड की। तो इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप मानेंगे और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर कर लेंगे। अगर एक बार ये सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर हो गया तो अब एज अ सफिक्स नहीं एज अ प्रीफिक्स यूज होगा, एज अ प्रीफिक्स होगा। और जब एज अ प्रीफिक्स होगा तो कीटोन के बदले वन नहीं आएगा, इसका अलग होता है, शायद कार्बोनाइट्राइल नाम देते हैं, क्या देते हैं, नाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, कंफर्म याद नहीं है क्योंकि अब इसका यूज होता ना 11th-12th को तो हम पढ़ा नहीं रहे, इसका जनरली यूज हम लोग करते नहीं है तो याद नहीं है। पर शायद जब कीटोन को एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या ये लिखते हैं नाम, कार्बोनाइट्राइल लिखते हैं। तो उतना हम लोग को जाना नहीं है, सिंपल हम लोग फंक्शनल ग्रुप को चिपकाएंगे और उसी में नाम लिखकर खुश रहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक जो जो बात आई। तो वो बात आया था भाई हाइड्रोजन ग्रुप से, तो हाइड्रोजन ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप के टेबल में मेंशन हम नहीं करने वाले हैं, उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही देखेंगे, उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही देखेंगे। जो नाइट्रो हो गया और एमिनो हो गया, एमाइन हो गया, इस सब को भी एज हम लोग किस में देखते हैं, एमिनो और नाइट्रो भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट ही। मेन फंक्शनल ग्रुप में इसको लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि वो सबको हम लोग एज अ प्रीफिक्स ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम कहना कि दो मेजर भी रहता है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से काम करते हैं, तो ऐसा नहीं कि प्रीफिक्स में सब इस्तेमाल होने वाला सब्स्टिट्यूएंट ही है या फिर सबिक्स में सब इस्तेमाल होने वाला फंक्शनल ग्रुप ही है, तो डिपेंड करता है किस तरीके का आपको कंपाउंड दिया गया है। क्लियर है क्या, कितने लोग को बाउंस कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग चीजें से वेट बहुत ज्यादा जल्दी हो जा रहे हैं, हमें बस सीख रहे थे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये बात क्लियर है क्या। प्रत्येक को पकड़ के फंक्शनल ग्रुप याद रखेंगे भाई, प्रत्येक किसी शब्द में जुड़कर उसका अर्थ बदलता है, ये किसी हाइड्रोकार्बन में जुड़कर उसकी प्रॉपर्टी बदल देती है। क्लियर है, मतलब अपने हिसाब से उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताती है। दूसरा हमने बोला भाई ये कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम है, ये उसके सिंबल जो हम जनरली यूज करेंगे जब किसी भी कंपाउंड में दिखेगा तब, और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। तो नाइट्रो को भी यहाँ से हम हटा देते हैं, हमको बस चार ही पता है सर अभी के लेवल पे, 10th के लेवल पे। यहाँ तक क्लियर है क्या। देखिए हम इसको लगा लगा कर नाम लिख के दिखाते हैं आपको कंपाउंड में, ठीक है, हर तरह का कंपाउंड बन सकता है। कैसे करेंगे ये देखिएगा, साथ में रहेगा मेरे थोड़ा से। अभी ये सब ऐसे लिखे तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। ऐसा ठीक है, सिंपल ऐसा हमने नाम लिखने की कोशिश किया। क्लियर है, इस तरीके से। अब बताइए इसका नाम कौन बताएगा मेरे को, हम एक लिखें, सोचने का तरीका बताएंगे हम। पहले क्या करते हैं ना भाई, मेरे को अभी कोई प्रॉपर नेमिंग का रूल नहीं पता है,
तो अभी सिखाया कैसे जा रहा था, नंबर ऑफ कार्बन को गिनो, उसी के हिसाब से नामकरण कर रहे थे ना कल, नंबर ऑफ कार्बन देखकर। नंबर ऑफ कार्बन देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 के लिए क्या लिखते हैं भाई, हेक्स लिखते हैं ना, क्या लिख देते हैं भाई, हेक्स। लिख दिया, अरे लिख दिया मैंने भाई, हाँ हो गया ना। उसके बाद देखिएगा, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड तो एन, कहीं भी डबल बॉन्ड तो इन, और कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड तो आइन। क्या कहीं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया ना भाई, तो इन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सीन। क्लियर है ना भाई। और अब इसका रोल है भाई, क्योंकि ये कल तक नहीं था, आज आया ये किसका कंपाउंड दिख रहा है भाई, कीटोन का। कीटोन का क्या लगाता है सिंबल, 1 ना, तो एक इसका ई को हटा देंगे और उसके जगह पे 1 जोड़ देंगे, ये इसका नाम हो गया। प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी बोले, लिखने का तरीका सिखा रहे, क्लियर है। और बढ़िया बोलते हैं भाई इसको। ये तो सिंपल बता सकते हैं ना, ये क्या है, नाम बताइए इस तरीके से। एल्डिहाइड तो आपने फंक्शनल ग्रुप बता दिया, बहुत सही है। हाँ, प्रोपेनल है, कैसे डिसाइड किए सर, ये 1 3 3 कार्बन ना, 3 के लिए प्रोप लिखते हैं, हर जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन आता है, और लास्ट में ई नहीं लगाते क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप है ना, वो रिप्लेस करेगा किसको, अल को, प्रोपेनल। देख रहे हैं नाम, प्रोपेन से प्रोपेनल बन गया, बस ये ग्रुप जुड़ने से, ये ग्रुप जुड़ने से। कल इसी कंपाउंड को ऐसा देख रहे थे, CH3 CH2 और CH3, इसको बोल रहे थे प्रोपेन, क्या बोल रहे थे, प्रोपेन, ऐसे। नंबरिंग करेंगे तब ना भाई सीखेगा है नोमेनक्लेचर। नामकरण करना सीख कैसे रहे हैं, ये तो बस ऐसे ही जनरल बता रहे हैं, उसके आने से नाम कैसे बदल गया। एकदम लिख के पढ़ाएंगे, एकदम प्योर नोमेनक्लेचर लिखेंगे, हेडिंग नम टाइटल प्योर से चलेगा, उसमें टेंशन मत लीजिए, इंतजार कीजिए। ये क्लियर है फंक्शनल ग्रुप का आने से कैसे नाम बदल रहा है, ठीक है, ये बस दिखा रहे हैं नज़ारा के क्या चल रहा है। प्रभुत्व पहचान, ये ऐसे ही बुक में नाम देखा है आपको, एनसीईआरटी में सिंपल सिंपल, ठीक है, बुक में ऐसे ही सिंपल सिंपल नाम देगा। एक आध हम लोग ऐसे लिख लेके देते हैं, सीखे क्यों है जब उसका इस्तेमाल ना करे, क्या तुम क्यों रह गया भाई, एक हम लोग ऐसे देख ले क्या, तुम भाई देखिएगा, कर वाला क्वेश्चन है। क्या नाम है इसका, आप तो नहीं क्लिक कर पा रहे होंगे। हाँ, ये एक बार नोट देखिएगा, एक्चुअली इस पे 3 4 घंटे क्लास चल चुके हैं कार्बन कंपाउंड पे, ठीक है, 3 घंटे क्लास ले चुके हैं, चौथा घंटा चल रहा है आज, तो बीच में घुसेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, पर एक बार नोट्स वगैरह लेके बाकी दोस्त कलीग से कोशिश कीजिएगा, बट जो भी कनेक्ट कर पा रहा है ठीक है, बाकी आपको हम जब समय मिलेगा कभी ऑफिस वगैरह में पहले आकर समझा देंगे, ठीक है। बीच से पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि ये क्या खींचे हैं, ये लोग कल सिखाया है, कल इस पर खूब चला है कि केमिस्ट्री में डिजाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसको केमिस्ट्री का डिजाइन कहते हैं हम लोग अपने भाषा में, और इसका नाम कौन बताएंगे भाई, है पेंटोनोइक, 1 कार्बन 2 3 4 5, 5 कार्बन दिख रहा है ना। अब इन ना कि एन, इन क्योंकि एक डबल बंद है, और एक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, देख रहे हैं भाई, नाम लिख रहे हैं, डिजाइन कुछ भी हो, नाम अपना है, क्लियर है। चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं,
नोमेनक्लेचर के लिए, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं, होमोलोगस सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, एक क्या है भाई, होमोलोगस सीरीज क्या होता है ने, तो बोलते भाई एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड, एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें CH2 का डिफरेंस हो। क्या बोलते हैं, एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड, मतलब एक ऐसा मेंबर ऑफ होना चाहिए कंपाउंड का जिसमें CH2 यूनिट का डिफरेंस आना चाहिए। किसका आना चाहिए, CH2 का, किसका, CH2 का। या फिर पहले ऐसे डिफाइन कर लेते हैं, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड in which the, in which the, in which the same functional group, in which the same functional group, functional group with a uh, with a hydrogen in a carbon chain, in a carbon chain, कार्बन चेन में। याद रखिए होमोलोगस सीरीज के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा तो कंपाउंड ही बदल जाएगा मेरे भाई। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कार्बन चेन के अंदर हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, डालते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया डिफाइन करने का। या फिर सिंपल से ऐसे बोलेंगे हम लोग, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, अ सीरीज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड which which differ by, which differ by, which differ by CH2 यूनिट। CH2 यूनिट से क्या करे सर, डिफर करे, वैसे कंपाउंड क्या बोल देंगे, होमोलोगस। क्या बोल देंगे, होमोलोगस। जैसे देखो ना, ये क्या है भाई, देखिए CH4, अरे ये इसे ऐसे ही लिखाता है मेरे भाई, ट्राई करते हैं। हाँ ये सही दिमाग दिया, पहले से कहाँ था भाई, बोला नहीं क्या। अब भाई कल से हम इससे परेशान है, इस वो मतलब बोर्ड से नीचे सही लिखाता है, देखिएगा। हाँ ठीक है, नहीं सही है, 100 ज़्यादा हो गया है, हंसने की बात नहीं है, हल्का कर दिया जाए। CH4 पर पहले से सही है। C2H6 लिख लिए, C3H8 लिख लिए, देख लिए ध्यान से। ठीक है, अब ये क्या है सर, अल्केन फैमिली बोल सकते हैं क्या इसको, ये क्या है मेरे भाई, अल्केन फैमिली बोल दे इसको, अल्केन फैमिली दिख रहा है मेरे को, उसी फॉर्मूला पे है ना ये। अब इसमें देखिएगा डिफरेंस, यहाँ से यहाँ तक में एक जब यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं तो एक कार्बन बढ़ रहा है, एक कार्बन से एक कार्बन, 2 कार्बन हो गया ना, एक कार्बन बढ़ा, और 4 से 6 हाइड्रोजन हो गया, कितने यूनिट हो गया भाई, CH2 का यूनिट का डिफरेंस है, क्लियर है। और फिर यहाँ से यहाँ बढ़िए, कितने का डिफरेंस है, CH2 का, दिख रहा है आपको। और भी देखिए अल्केन फैमिली को आगे प्रोसीड करते हैं, C4H10, C5H12, C6H14, C7H16, देखिएगा ध्यान से, कितने का गैप है भाई, CH2 का, कितने का गैप है भाई, CH2 का, कितने का गैप है भाई, CH2 का। तो ऐसा कोई सीरीज ऑफ कंपाउंड जिसमें CH2 से डिफर कर जाए, किसे कर जाए, CH2 से डिफर कर जाए। या फिर इसी को लिख सकते हैं कि 14U से, इसे भाई 14U, इसका मास सर 14 से बढ़ जाए, कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 14 यूनिट से बढ़ जाए, 14U, हम लोग मास में लेके चलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में लेके चलते हैं, 14U से इंक्रीज कर जाए, तभी हम लोग क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज है। ये किसके लिए था, अल्केन फैमिली के लिए था। आप इसी तरीके से किसके लिए देख सकते हैं, अल्कीन फैमिली के लिए भी, आप इसी तरीके से किसके लिए देख सकते हैं, अल्कीन फैमिली के लिए, इसलिए अल्कीन फैमिली के लिए क्या क्या भाई देखिएगा, क्या होता है, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, ये कैसे लिख रहे हैं, जनरल फॉर्मूला से, कैसे, जनरल फॉर्मूला से। और ये क्या है भाई, CH2, देखो डिफरेंस,
CH2, देखो डिफरेंस भाई, CH2 दिख रहा है। तो ये सब क्या है, होमोलोगस है, एक ऐसा ग्रुप जिसमें CH2 का डिफरेंस है। आप अल्काइन ग्रुप भी देख सकते हैं, अल्काइन फैमिली, अल्काइन फैमिली देख सकते हैं। तो C2H2, C2H2, C3, 6 2 4, C4H6, C5H10, सॉरी H8 ना, C4H8, H8, C5H8, C5H8। अब ध्यान से देखो CH2 का डिफरेंस, ध्यान से देखो भाई CH2 का डिफरेंस, ध्यान से देखो भाई CH2 का डिफरेंस। क्लियर है, ये तो समझ में आया सर, CH2 का डिफरेंस। यहाँ जो लिखे थे कि सेम फंक्शनल ग्रुप से ही बनता है, अब देखो भाई यहाँ पे CH3OH लिखे, इसका नाम क्या बोलेंगे, मिथेनॉल बोलेंगे भाई। क्या नाम बोलोगे भाई, मिथेनॉल बोलोगे। इसका नाम क्या है भाई, मिथेनॉल। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, CH2 का अंतर से बनना चाहिए ना, CH3 CH2OH, ध्यान से देखिए इसका नाम क्या हो गया भाई, इथेनॉल। तो आप इसमें क्या देख सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप शुड बी सेम, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर बदल देंगे तो यही बदल जाएगा सर, ऑल ही नहीं रहेगा। तो इन दोनों में अंतर किस चीज का किया हम लोग भाई, CH2 का। किसका अंतर किए हैं, CH2 का। आप इस तरीके से हर में कर सकते हैं। काबू जली किस ले लीजिए, CH3 COOH, ये इथेनोइक है। CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक हो गया। तो अब देख रहे हैं दोनों में फंक्शनल ग्रुप शुड भी सेम, मतलब होमोलोगस सीरीज होने के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, क्योंकि इसको बदल देंगे तो कंपाउंड बदल जाएगी, इसको बदल देंगे तो कंपाउंड बदल जाएगी। हम बस बोल रहे हैं कि एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड होना चाहिए जिसमें CH2 का अंतर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो इन दोनों में CH2 का अंतर है, कितने का अंतर है, CH2 का। एक और आगे बढ़ाना है सर इसमें, तो ऐसे बढ़ा लेंगे CH3 CH2 CH2OH, इसमें कंपेयर करेंगे तो एक इसका इंक्रीमेंट है, इसमें एक बढ़ा के लिखना है सर, तो CH3 CH2 CH2 और COOH। क्लियर है। तो मेरा बेसिक मतलब है कि भाई होमोलोगस सीरीज वैसे को बोलते हैं, एक ऐसा सीरीज ऑफ कंपाउंड को होमोलोगस सीरीज कहते हैं जिसमें CH2 का अंतर है। बट कंडीशन क्या है कि अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है तो फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, अल्केन में अल्कीन फैमिली से कंपेयर नहीं किए, अल्कीन फैमिली को अल्काइन से नहीं किए, मतलब जो एक ग्रुप के हैं वो एक ग्रुप के हैं ही, अपने में CH2 का अंतर करें तो बोले होमोलोगस बन रहा है। इसका मतलब जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ अल्कीन को अल्काइन से करते तो नेचर ऑफ बॉन्ड बदल जाता है, एक सिंगल है, एक डबल है और एक ट्रिपल है। ठीक है, तो बॉन्ड का नेचर चेंज हो जाता, तो हम कंपाउंड चेंज कर देते, NE9 हो जाता। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि सर कंपाउंड चेंज नहीं होता, मतलब फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होगा, बॉन्ड चेंज नहीं होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड हो गया, या फिर आप क्या कहते हैं भाई, ये तीनों चीज चेंज नहीं होगा होमोलोगस कहने के लिए। न तो फंक्शनल ग्रुप को बदलेंगे, नहीं तो मल्टीपल बॉन्ड को बदलेंगे, और नहीं तो सब्स्टिट्यूएंट को बदलेंगे। इस सब में से कोई भी चेंज मेरा नहीं होगा सर, कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। बट मेन बेसिक काम क्या है सर, CH2 से डिफर करना, CH2 से डिफर करना। क्लियर है। अब क्या कहता है कि मास यहाँ CH2 से बढ़ने से मतलब 14U से मास बढ़ जाती है ना, 14U मतलब 14 ग्राम से मास बढ़ जाता है ना मेरे भाई। अगर मोलर मास देखा 14 ग्राम से बढ़ गया, तो कह रहे हैं कि जब कभी भी आप होमोलोगस सीरीज में आगे बढ़ते हो, कंपाउंड में मास बढ़ती है तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो मास के इंक्रीज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाता है, तो हम कह रहे हैं कि मास के इंक्रीज होने से, मास के इंक्रीज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी विल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है सर। और फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, सोलबिलिटी हो गया। इस तरह की जो मतलब प्रॉपर्टी होती है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है,
बट ये है कि इन होमोलोगस सीरीज, इन होमोलोगस सीरीज, इन होमोलोगस सीरीज केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज या रिमेन सेम। केमिकल प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है सर, क्योंकि ना हम फंक्शनल ग्रुप बदलते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी बदलेगी, उसकी अपीयरेंस नहीं बदलते, बस उसकी CH2 यूनिट से बढ़ाकर मास को इंक्रीज करते हैं। मास इंक्रीज करने से फिजिकल प्रॉपर्टी बदलती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहने का मतलब उसकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी, सोलबिलिटी घटेगी बढ़ेगी, बट उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, क्योंकि हम लोग फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं करते। क्लियर है? तो ये एज अ थियोरेटिकल क्वेश्चन के रूप में याद रखिएगा कि होमोलोगस सीरीज में मास के बढ़ने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी मेरा बदलता है मेरे भाई। फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन कौन से हैं, तो इस तरह के। केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। क्लियर है? यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है? जो लिख रहे हैं तो पीछे वाला भी अगर लिखना है तो लिख लेंगे, पीछे कर दे स्लाइड क्या। क्लियर है? अब देखिए एनसीईआरटी में होमोलोगस सीरीज तक कोई छूटा है क्या कुछ? कोई एनसीईआरटी बुक लाए, सारा टॉपिक कर लिए क्या हम लोग? नोमेनक्लेचर शुरू कर सकते हैं क्या हम लोग? कैपेबल है? अरे भाई देख के बता मेरे यार। चलिए आगे बात करें, हम आगे बात करते हैं। कोई टॉपिक छूटा तो नहीं? यहाँ तक क्लियर है क्या हम लोग? अब तक क्या क्या बात की? कार्बन के बारे में बेसिक बातें किए, हाइड्रोकार्बन बातचीत किए, वर्सटाइल नेचर के बारे में बात किए, कार्बन में बॉन्डिंग की बात किए, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बात किए, फिर क्या बात किए सर? फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज कितने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये बात किए, और फिर कार्बन के एलोट्रॉपिक नेचर भी देख लिए थे। क्लियर है? मतलब जितनी सारी बेसिक बातें थे देख लिए। मेन हम लोग को नोमेनक्लेचर पढ़ना है और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। नोमेनक्लेचर और केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर चैप्टर एंड। नोमेनक्लेचर और चैप्टर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर चैप्टर खत्म ना। क्लियर है? तो देखिए, हाँ अगले दिन ही स्टार्ट करेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर, बट थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देते हैं, या फिर यहाँ तक पहले पढ़ के आइएगा और नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट किया जाएगा क्या नोमेनक्लेचर, रिफ्रेश होकर। ठीक है? टाइमिंग भी हमारा हो गया है, हम समझ रहे हैं कि भागने की आपकी उतावला रहती है। अब हम लोग जितना कुछ आप लोग पढ़ के आए ना, वो एक तरह का बेस तैयार किए थे हम लोग, इसलिए और नोमेनक्लेचर को पढ़ने के लिए। अब वो सारा कॉन्सेप्ट हम लोग नोमेनक्लेचर में लगाएंगे। फंक्शनल ग्रुप कब कैसे डिसाइड करते हैं, जो बीच बीच में बातें आ रही थी ना, क्यों कैसे का सवाल का जवाब दे रहे थे कि ये हो जाएगा तो कैसे करेंगे, ये होगा तो कैसे करेंगे, इसी में सीखेंगे। ठीक है? और उसके बाद जब एक बार नोमेनक्लेचर सीख लेंगे ना, तो याद दिलाइएगा, भूल नहीं जाइएगा, हम लोग को आइसोमेरिज्म भी सीखना है। क्या सीखना है? आइसोमेरिज्म। क्योंकि भाई एक दिए गए अल्केन, अल्कीन, अल्कैन फैमिली का जो भी हो, कितने डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर पाएंगे। क्योंकि कल टेस्ट का जो पेपर हम सेट कर रहे थे, उसमें पूछा है आपसे कि हेक्सेन और पेंटेन का पॉसिबल आइसोमर्स ड्रॉ कीजिए। पता नहीं, टेस्ट मेरे से आज पेपर ले लिया गया है कल टेस्ट को लेकर। तो फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिस्ट्री में कार्बन कंपाउंड, जो डेट था ना कल की, जो डेट है उसके हिसाब से जो सिलेबस है आपके और टेस्ट शेड्यूल में, यही दोनों चैप्टर है और इसी से क्वेश्चन है। हाँ, मतलब हम ये नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं कि जब पढ़ाया नहीं तो देंगे नहीं ना भाई, दिए वही हैं जो पढ़ाए हैं। हम बता रहे हैं कि हम सीबीएसई का जब पीवाईक्यू खोलते हैं ना पीडीएफ, तो पीवाईक्यू में हमने देखा कि पूछा हुआ है कि आप हमको पेंटेन का ऑल पॉसिबल आइसोमर्स बताइए। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पिछले साल हम लोग आइसोमर्स पढ़े ही नहीं थे। पिछले साल जिस बैच को 10th पर आए थे, आइसोमर्स नहीं पढ़े थे, हम लोग खुद किया, स्कूल से किया, पता नहीं, बट बोर्ड में पूछता है, तो पूछता है यहाँ पे मतलब करना है। ठीक है? तो याद दिलाना आप लोगों का काम है, क्योंकि हम लोग को सीक्वेंस याद रहता नहीं है। तो आप लोग बुक भी पढ़ा कीजिए
कौन सा टॉपिक छूट जा रहा है उस पर भी आवाज किए, नहीं तो बस दर्शक बन के सुन के जाइए, वो मत कीजिए। और हम लोग मेरा बहुत बेसिक काम रह गया मेरे तरफ से, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 3 मेजर काम रह गया मेरे को इस चैप्टर में, जिसमें आइसोमेरिज्म तो आसान है, छोटा पोर्शन है, नोमेनक्लेचर अपने आप में लंबा चलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज भी लंबा चलेगा। ऐसा नहीं कि चैप्टर खत्म हो गया, हाँ आधा पढ़ सकते हैं ऐसा कैसे ले। 30 to 40% हम लोग काम कर लिए, 40% अभी बचा हुआ, मेन नोमेनक्लेचर बचा हुआ है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अच्छा खासा पढ़ना होता है। क्लास में सोप एंड डिटर्जेंट से खूब सवाल बनता है मिसल के फॉर्मेशन पे। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज आना बचा है। अब तक जो पढ़ रहे थे वो सब बेस तैयार कर रहे थे, क्या क्या तैयार किए हैं, बेस तैयार किए हैं। अब सीखेंगे मजा, क्योंकि एक बार जब मेरा बेस स्ट्रांग हो गया तो हमको पैर फैलाने में कोई दिक्कत है और नहीं होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे नोमेनक्लेचर से।